आपके ऑफिस का सबसे जीनियस इंसान, हाईएस्ट आईक्यू वाला, क्या वही सबसे सक्सेसफुल है? रिसर्च कहती है नहीं, कुछ और चीज है जो सक्सेस को ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है। डैनियल गोलमैन की जमीनी शोध, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, ये बताती है कि आईक्यू हमारी सफलता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा तय करता है। बाकी सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें संभालना और दूसरों के साथ सच्चे दिल से जुड़ना। इस वीडियो में हम 16 शक्तिशाली अध्यायों को कवर करेंगे, भावनात्मक मस्तिष्क के विज्ञान से लेकर रिश्तों और स्कूलों तक। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट आर इमोशंस फॉर? भावनाएं किस लिए होती है? कोर भावनाएं कोई बेमतलब की रुकावटें नहीं है। ये विकास, एवोल्यूशन का एक ऐसा तोहफा है जो हमें जीवित रहने और आगे बढ़ने में मदद करती है। हर भावना का अपना एक खास मकसद होता है। डीप गोलमैन समझाते हैं कि हर भावना, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, प्यार हो या हैरानी हो, हमें किसी खास काम के लिए तैयार करती है। गुस्सा लड़ाई के लिए खून का बहाव तेज करता है, डर भागने के लिए मांसपेशियों में तनाव पैदा करता है और प्यार सुकून तथा आपसी सहयोग को जन्म देता है। ये सब 50,000 पीढ़ियों के क्रमिक विकास से आया है। एक इंसान अचानक सांप को देखकर बिना सोचे समझे पीछे हट जाता है। उसकी उस भावना, डर, ने सोच समझने से पहले ही उसकी जान बचा ली। एक मां अपने बच्चे को खतरे में देखकर तुरंत एक शक्तिशाली और सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया महसूस करती है। ये भावना है जो किसी तर्क के बिना सीधे एक्शन को प्रेरित करती है। साइकोलॉजी इमोशंस शब्द लैटिन भाषा के मोटेरे यानी हिलना या आगे बढ़ना से आया है। ये हमें तुरंत किसी काम के लिए प्रेरित करते हैं। एक्शन अपनी भावनाओं को कोई समस्या मानने के बजाय एक जानकारी की तरह देखें। वे आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? आज ही किसी मजबूत भावना को महसूस करते हुए खुद से पूछें, ये मुझे क्या करने के लिए तैयार कर रही है? चैप्टर 2, एनाटॉमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग, भावनाओं के नियंत्रण खोने का विज्ञान, इमोशनल हाईजैकिंग। कोर कभी भी हमारा भावनात्मक दिमाग, अमिगडाला बटा अमेगदला, इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि वो सोचने समझने वाले दिमाग को पीछे छोड़ देता है। इसे इमोशन हाईजैकिंग कहते हैं, जहां हम बाद में अपने रिएक्शन पर पछताते हैं। डीप अमिगडाला किसी भी खतरे को तार्किक दिमाग से आने से पहले ही भांप लेता है। यह हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी था, लेकिन आज की जिंदगी में ये झूठे खतरे पैदा कर सकता है, जहां हम छोटी छोटी बातों पर ऐसे भड़क जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो। एक इंसान मीटिंग के दौरान जरा सी आलोचना, क्रिटिसिज्म पर अचानक गुस्सा हो जाता है और बाद में उसे एहसास होता है कि उसका रिएक्शन बात से बहुत बड़ा था। उसका अमिगडाला हाइप हो गया था। एक ड्राइवर ट्रैफिक में हुई छोटी सी गलती पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अमिगडाला ने उसे खतरा मान लिया था, जबकि असल में कोई खतरा नहीं था। अमिगडाला तर्क वाले हिस्से से मिलीसेकंड्स पहले रिएक्ट करता है और इसी अंतराल, गैप में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। एक्शन जब भी कोई तीव्र भावना उठे तो एक पॉज ले। कुछ सेकंड का ये ठहराव तार्किक दिमाग को दोबारा सक्रिय होने का मौका देता है। अगली बार जब आप भड़कने लगे तो 10 सेकंड रुककर गहरी सांस ले और फिर जवाब दे। चैप्टर 3, व्हेन स्मार्ट इज डम्ब, जब ज्यादा अक्लमंदी भी नाकाफी हो जाती है। कोर बहुत ज्यादा आईक्यू वाले लोग भी ऐसे फैसले ले सकते हैं जो भावनात्मक रूप से नासमझ हो। शैक्षणिक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि, ईक्यू, 2 अलग क्षमताएं हैं और दोनों ही जरूरी है। डीप गोलमैन ऐसे कई उदाहरण देते हैं जहां बहुत बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को संभाल न पाने की वजह से अपने करियर, रिश्तों या सेहत में असफल हो जाते हैं। अगर ईक्यू कमजोर है तो सिर्फ आईक्यू सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। एक शानदार वैज्ञानिक अपने साथियों के साथ खराब रिश्तों की वजह से करियर में अटक जाता है, जबकि उससे कम बुद्धि वाला लेकिन भावनात्मक रूप से
कुशल सहकर्मी आगे निकल जाता है। एक टॉपर छात्र इंटरव्यू में अपने गुस्से या घबराहट को न संभाल पाने की वजह से संघर्ष करता है। वही एक औसत छात्र अपनी अच्छी ईक्यू की वजह से बेहतर मौके पा लेता है। रिसर्च ये दिखाती है कि आईक्यू हमारी जिंदगी की सफलता का सिर्फ 20% हिस्सा ही समझा पाता है। बाकी का 80% ईक्यू और दूसरे कारकों पर निर्भर करता है। एक्शन अपनी तकनीकी योग्यताओं, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपनी भावनात्मक क्षमताओं, आत्म जागरूकता, सहानुभूति और संबंध प्रबंधन में भी निवेश करें। अपनी किसी ऐसी हालिया स्थिति की समीक्षा करें जहां सिर्फ आईक्यू काम नहीं आया, बल्कि ईक्यू की सख्त जरूरत थी। चैप्टर 4, नो दाई सेल्फ, खुद को पहचाने, आत्म जागरूकता। कोर आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी भावनाओं को उसी पल, रियल टाइम पहचानना इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसके बिना बाकी की कोई भी ईक्यू स्किल्स संभव नहीं है। डीप गोलमैन बताते हैं कि आत्म जागरूकता का मतलब है अपनी भावनाओं को ठीक उसी वक्त महसूस करना जब वे हो रही है, बिना किसी फैसले, जजमेंट के। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे अपनी भावनाओं के नियंत्रण में रहते हैं, न कि भावनाएं उनके नियंत्रण में रहती हैं। एक पेशेवर मीटिंग के दौरान अपनी झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन को उसी पल महसूस करता है और सचेत रूप से शांत रहने का चुनाव करता है। बिना आत्म जागरूकता के वो गुस्से में गलत प्रतिक्रिया दे बैठता। एक इंसान अपनी बेचैनी, एंजाइटी को बिना समझे उसमें पूरी तरह डूब जाता है। वही दूसरा इंसान ऑब्जर्व करता है, मैं अभी बेचैन महसूस कर रहा हूं, और ये छोटा सा अंतर उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देता है। मेटाकॉग्निशन, यानी अपने विचारों को खुद देखना और समझना, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन का सबसे पहला कदम है। एक्शन दिन भर में कई बार खुद से पूछें, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? आज ही अपनी मौजूदा भावना को बिना किसी जजमेंट के 3 बार नाम दे, लेबल करें। चैप्टर 5, पैशन स्लेव्स, भावनाओं की गुलामी। कोर भावनाओं को पूरी तरह दबा देना, सप्रेस करना या उन पर से अपना नियंत्रण बिल्कुल खो देना, दोनों ही अतिवादी, एक्सट्रीम्स, आदतें नुकसानदेह हैं। असली हुनर यह है कि भावनाओं को बिना खत्म किए उन्हें सही तरीके से संभाला जाए। डीप गोलमैन स्पष्ट करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर भावनाएं ही न हो। इसका मतलब है उन्हें सही तरीके से जताना और नियंत्रित करना। जो लोग अपनी भावनाओं को हमेशा दबाकर रखते हैं उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, और जो अपना नियंत्रण खो देते हैं उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक इंसान अपना गुस्सा हमेशा अंदर ही दबाए रखता है, जिससे उसे तनाव से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है। वही दूसरा इंसान अपने गुस्से को सही और रचनात्मक तरीके से व्यक्त करता है, जिससे वो सेहतमंद भी रहता है और उसके रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं। एक मैनेजर कभी अपनी निराशा, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाता, जिससे वो मानसिक थकान, बर्नआउट का शिकार हो जाता है। दूसरा मैनेजर अपनी निराशा को रचनात्मक तरीके से सामने रखता है, जिससे समस्या भी हल हो जाती है और सेहत भी ठीक रहती है। लंबे समय तक भावनाओं को दबाकर रखने से शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं पैदा करता है। एक्शन अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के रास्ते खोजे, न उन्हें दबाए और न ही उन पर से नियंत्रण खोए। आज ही किसी ऐसी भावना को जिसे आप आमतौर पर दबा लेते हैं, किसी स्वस्थ तरीके से बाहर निकालें। चैप्टर 6, दी मास्टर एप्टीट्यूड, सबसे बड़ी महारत, खुद को प्रेरित करना। कोर खुद को प्रेरित करना, सेल्फ मोटिवेशन और तत्काल मिलने वाले सुख को टालना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर लंबे समय के लक्ष्यों के लिए काम करना, सफलता का सबसे ताकतवर पैमाना है। डीप गोलमैन मशहूर मार्शमैलो टेस्ट का हवाला देते हैं, जिन बच्चों में तुरंत मिलने वाले इनाम, संतुष्टि को कुछ देर के लिए रोकने की क्षमता थी,
वे दशकों बाद ज्यादा सफल साबित हुए। ये आत्मनियमन, सेल्फ कंट्रोल, हमारी पूरी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाने की बुनियादी नींव है। टेस्ट में एक बच्चा तुरंत मार्शमैलो खा लेता है, जबकि दूसरा 15 मिनट इंतजार करके 2 मार्शमैलो पाता है। सालों बाद दूसरा बच्चा पढ़ाई और सामाजिक जीवन दोनों में ज्यादा सफल निकला। एक पेशेवर हमेशा तुरंत मिलने वाले आसान काम, इंस्टेंट रिवॉर्ड, चुनता है। वही दूसरा पेशेवर मुश्किल लेकिन लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद कामों को प्राथमिकता देता है, जिससे उसकी दीर्घकालिक सफलता बढ़ जाती है। इच्छाओं को टालने की ये क्षमता हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ताकत को दिखाती है, यानी हमारे आवेगों, इंपल्सेस को नियंत्रित करने की क्षमता। एक्शन अपने रोजमर्रा के फैसलों में तुरंत मिलने वाले आराम की बजाय लंबी अवधि के फायदे को चुनने का अभ्यास करें। आज ही किसी एक तुरंत मिलने वाले सुख या लालच को अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए कुछ देर के लिए टाल दे। चैप्टर 7, दी रूट्स ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की जड़ें। कोर्स सहानुभूति, एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, आत्म जागरूकता से ही विकसित होती है। जो लोग अपनी खुद की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, वे दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। डीप गोलमैन समझाते हैं कि सहानुभूति एक सीखी जा सकने वाली खूबी है, जो हमारे अपने भीतर की भावनात्मक समझ से बढ़ती है। बचपन में जिन बच्चों की भावनाओं को सही मान्यता, वैलिडेट मिलती है, वे बड़े होकर स्वाभाविक रूप से ज्यादा संवेदनशील और सहानुभूति से भरे इंसान बनते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे की भावनाओं को लगातार समझते और स्वीकार करते हैं। वो बच्चा बड़ा होकर स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने वाला इंसान बनता है। एक मैनेजर अपनी टीम के गैर मौखिक संकेतों, नॉन वर्बल क्यूज जैसे तनाव और रुचि की कमी को भांप लेता है और समय रहते मदद करता है। वही दूसरा मैनेजर सिर्फ कहे गए शब्दों को सुनता है और अंदर चल रही भावनाओं को समझ नहीं पाता। सहानुभूति हमारे मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन्स से जुड़ी होती है। हमारा दिमाग अनजाने में ही दूसरों की भावनाओं की नकल, मिरर करने लगता है। एक्शन दूसरों के सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और टोन पर भी ध्यान दे। आज ही किसी बातचीत में शब्दों से ज्यादा सामने वाले की अंदरूनी भावना को महसूस करने की कोशिश करें। चैप्टर 8, द सोशल आर्ट्स, सामाजिक कला, रिश्ते संवारने की हुनर। कोर रिश्तों को संभालना एक सीखने योग्य कौशल है। बातचीत, मतभेदों को सुलझाना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और दूसरों को प्रभावित करना, जो असल में इमोशनल इंटेलिजेंस का व्यावहारिक रूप है। डीप गोलमैन बताते हैं कि सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ चार्मिंग होना नहीं है। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर रिश्तों को आसानी से और उत्पादक तरीके से आगे बढ़ाने की काबिलियत है। किसी विवाद या बहस के दौरान एक इंसान तुरंत रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाता है, जिससे रिश्ता बिगड़ जाता है। वही दूसरा इंसान अपनी और सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए उस विवाद को सुलझाता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होता है। एक लीडर अपनी टीम के आपसी झगड़ों को नजरअंदाज करता है, जिससे तनाव बढ़ता है। दूसरा लीडर समय रहते भावनात्मक स्थिति को संभालता है, जिससे टीम में तालमेल बना रहता है। सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस, भावनात्मक नियंत्रण और सहानुभूति दोनों का मेल है, जो आमने सामने की बातचीत में दिखाई देती है। एक्शन अपनी किसी भी मुश्किल बातचीत के दौरान अपनी और सामने वाले दोनों की भावनाओं को होशपूर्वक संभाले। आज ही किसी सामाजिक बातचीत के दौरान अपनी भावनात्मक समझ का सही इस्तेमाल करें। चैप्टर 9, इंटीमेट एनिमीज, करीबी रिश्ते और आपसी टकराव। कोर्स शादीशुदा या करीबी रिश्तों में मतभेद होना लाजिमी है। सफल और असफल रिश्तों में असली फर्क यह होता है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन मतभेदों को कैसे संभालते हैं। डीप गोलमैन अपनी रिसर्च साझा करते हैं कि कैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच के फर्क अक्सर पुरुष भावनाएं दबाते हैं और महिलाएं
ज्यादा खुलकर व्यक्त करती है। रिश्तों में तनाव का कारण बनते हैं साझा इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी दोनों साथियों का अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही रिश्तों को लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। एक जोड़े में पत्नी अपनी भावनाएं साझा करती है और पति बात से पीछे हट जाता है, जिससे उनके बीच दूरियां बढ़ जाती है। जब दोनों अपने भावनात्मक तौर तरीकों को समझते हैं और उनमें बदलाव लाते हैं तो उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। एक रिश्ते में आलोचना और बचाव का चक्र चलता रहता है। दूसरे रिश्ते में दोनों साथी पहले एक दूसरे की भावनाओं को सही मानते, वैलिडेट हैं और फिर किसी मुद्दे पर बात करते हैं, जो कि एक स्वस्थ तरीका है। गॉटमैन की रिसर्च ये दिखाती है कि भावनात्मक तालमेल, इमोशनल अट्यूनमेंट ही लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों का सबसे मजबूत पैमाना है। एक्शन अपने करीबी रिश्तों में किसी भी आलोचना से पहले सामने वाले की अंदरूनी भावना को सही ठहराएं, वैलिडेट करें। आज ही अपने किसी करीबी रिश्ते में बात करते समय पहले भावना को समझें, फिर मुद्दे पर आएं। चैप्टर 10 मैनेजिंग विद हार्ट, दिल से नेतृत्व करना कार्यस्थल पर EQ। कोर ऑफिस या कार्यस्थल पर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सहानुभूति, आत्मनियंत्रण और सामाजिक कौशल किसी भी तकनीकी हुनर, टेक्निकल स्किल्स से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता की भविष्यवाणी करती है। डीप गोलमैन कार्यस्थल पर की गई रिसर्च साझा करते हैं, जहां ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस वाले मैनेजर्स अपनी टीमों से बेहतरीन प्रदर्शन निकलवाते हैं, क्योंकि वे अपनी टीम की भावनाओं को दिल से समझते हैं और उनके हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। एक मैनेजर सिर्फ टारगेट्स के पीछे भागता है, टीम उससे कट जाती है। दूसरा मैनेजर अपनी टीम की भावनात्मक जरूरतों का भी ख्याल रखता है, जिससे काम के प्रति लगन और प्रदर्शन दोनों बढ़ जाते हैं। एक जहरीले कार्यस्थल, टॉक्सिक वर्कप्लेस में भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे कर्मचारी मानसिक थकान, बर्नआउट का शिकार होते हैं। वहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाले कार्यस्थल में सतत और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता है। भावनात्मक रूप से समझदार लीडरशिप मानसिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी पैदा करती है, जो सीधे तौर पर काम के प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। एक्शन अपनी पेशेवर बातचीत में काम के साथ साथ सामने वाले की भावनात्मक स्थिति का भी ख्याल रखें। आज ही किसी सहकर्मी या टीम के सदस्य से सिर्फ काम का अपडेट लेने के बजाय उनकी भावनाओं का हालचाल पूछें। चैप्टर 11 माइंड एंड मेडिसिन, मन और दवा, स्वास्थ्य पर भावनाओं का असर। कोर हमारी भावनाएं सीधे तौर पर हमारी शारीरिक सेहत को प्रभावित करती है। लंबे समय तक रहने वाला तनाव और नकारात्मक भावनाएं बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है, जबकि भावनात्मक शांति, इमोशनल वेलबींग हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। डीप गोलमैन रिसर्च के जरिए दिखाते हैं कि पुराना तनाव, गुस्सा और डिप्रेशन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और दिल की बीमारी जैसी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ा देते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। लगातार तनाव में रहने वाला एक इंसान स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरा इंसान अपने तनाव को बेहतर तरीके से संभालता है, जिससे उसकी शारीरिक सेहत ज्यादा बेहतर बनी रहती है। एक मरीज जो अपनी बेचैनी, एंजाइटी को काबू नहीं कर पाता, उसकी रिकवरी बहुत धीमी होती है। वहीं दूसरा मरीज जो भावनात्मक सहयोग और नियंत्रण का अभ्यास करता है, वो बहुत तेजी से ठीक होता है। मन और शरीर का रिश्ता, माइंड बॉडी कनेक्शन, इस बात को साफ तौर पर साबित करता है कि पुरानी और नकारात्मक भावनाएं शरीर में कोर्टिसोल और सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। एक्शन अपनी भावनात्मक सेहत को अपनी शारीरिक सेहत जितनी ही प्राथमिकता दें, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई है। आज ही अपने तनाव के स्तर की जांच करें और तनाव को कम करने वाला एक कदम उठाएं। चैप्टर 12 दी फैमिली क्रूसिबल, परिवार भावनाओं की पहली पाठशाला। कोर परिवार और खासकर बचपन के शुरुआती साल
हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव रखते हैं। जिस तरह की परवरिश भावनाओं को सही मान्यता देती है, वही भावनात्मक रूप से समझदार बच्चे तैयार करती है। डीप गोलमैन बताते हैं कि बच्चे अपनी भावनात्मक स्किल्स मुख्य रूप से अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। इमोशन कोचिंग यानी भावनाओं को समझना और सही दिशा देना भावनात्मक रूप से स्वस्थ बच्चे बनाती है, जबकि भावनाओं को दबाना या उनके लिए डांटना बच्चों को अपनी भावनाएं छिपाना सिखा देता है। एक माता पिता अपने बच्चे के गुस्से को ये कहकर टाल देते हैं कि ऐसा मत करो। बच्चा अपनी भावनाएं दबाना सीख जाता है। दूसरा माता पिता उसी गुस्से को समझकर बच्चे को सही रास्ता दिखाता है। बच्चा स्वस्थ तरीके से भावनाओं को संभालना सीख जाता है। एक परिवार में भावनाएं खुलकर और खुलेआम डिस्कस की जाती है। दूसरे परिवार में भावनाओं पर बात करना मना होता है। दोनों जगहों के बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अलग तरह से विकसित होती है। साइकोलॉजी इमोशन कोचिंग वाली परवरिश बच्चों में भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करती है। एक्शन यदि आप माता पिता हैं, तो बच्चे की भावनाओं को खारिज करने के बजाय उन्हें समझें और सही दिशा दें। आज ही किसी बच्चे या खुद की भावना को दबाने के बजाय उसे सही ठहराएं, वैलिडेट करें। चैप्टर 13 ट्रॉमा एंड इमोशनल रीलर्निंग, मानसिक आघात और भावनाओं का दोबारा सीखना। कोर मानसिक आघात इमोशनल ट्रॉमा हमारे दिमाग में गहरे निशान छोड़ देता है, लेकिन दोबारा सीखने रीलर्निंग के जरिए इन्हें ठीक किया जा सकता है। हमारा दिमाग लचीला प्लास्टिक है, हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। डीप गोलमैन समझाते हैं कि दर्दनाक अनुभव हमारे अमिगडाला में गहरे भावनात्मक संबंध बना देते हैं, जो किसी बात से ट्रिगर होने पर बहुत भारी और असहनीय महसूस होते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत के कारण थेरेपी और लगातार अभ्यास से इन पैटर्न्स को धीरे धीरे बदला जा सकता है। एक इंसान अपने पुराने आघात की वजह से वैसी ही मिलती जुलती परिस्थितियों में बहुत ज्यादा डर महसूस करता है। थेरेपी और लगातार अभ्यास के जरिए वो धीरे धीरे अपनी इस प्रतिक्रिया को बदल लेता है। एक पेशेवर अपनी पुरानी असफलता से जुड़ी स्थितियों से बचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे और सुरक्षित माहौल में सामना करने से वो अपने डर पर काबू पा लेता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च ये दिखाती है कि भावनात्मक पैटर्न भले ही कितने भी पुराने या गहरे क्यों न हो, सही तरीके से पूरी तरह बदले जा सकते हैं। एक्शन यदि कोई पुराना अनुभव आपको बार बार परेशान करता है, ट्रिगर करता है, तो पेशेवर मदद प्रोफेशनल सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे उससे उबरने की कोशिश करें। आज ही अपने किसी एक ट्रिगर की पहचान करें और उसे समझने की दिशा में एक सुरक्षित कदम बढ़ाएं। चैप्टर 14 टेम्परमेंट इज नॉट डेस्टिनी, स्वभाव ही आपकी तकदीर नहीं है। कोर हमारा स्वाभाविक स्वभाव शर्मीला, साहसी, संवेदनशील हमें जन्म से मिलता है, लेकिन यह हमारी तकदीर नहीं है। अपनी सोच और कोशिश से हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को काफी हद तक बदल सकते हैं। डीप गोलमैन रिसर्च साझा करते हैं कि बच्चे अलग अलग स्वभाव के साथ पैदा होते हैं, कुछ कुदरती तौर पर शर्मीले तो कुछ साहसी, लेकिन माहौल और लगातार कोशिश से इन स्वभावों को काफी हद तक बदला जा सकता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी ही आपकी तकदीर तय नहीं करती। एक स्वाभाविक रूप से शर्मीला बच्चा सही माहौल और अभ्यास की वजह से एक आत्मविश्वासी वक्ता, पब्लिक स्पीकर बन जाता है। उसका मूल स्वभाव बदला नहीं, लेकिन उसके जाहिर होने का तरीका पूरी तरह निखर गया। एक स्वाभाविक रूप से बेचैन रहने वाला इंसान लगातार अभ्यास से शांत रहने की आदत विकसित कर लेता है। वही दूसरा इंसान अपने शांत स्वभाव को बनाए रखने के लिए भी कोशिश करता है। ये प्रकृति बनाम परवरिश नेचर वर्सेस नर्चर की रिसर्च से जुड़ा है। स्वभाव सिर्फ एक शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई पक्की आखिरी मंजिल नहीं। एक्शन अपने जन्मजात स्वभाव को किसी बहाने एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करने के बजाय इसे शुरुआती बिंदु माने और बेहतर बनने की कोशिश करें।
आज ही अपने स्वभाव की किसी ऐसी कमजोरी को पहचानें जिसे आप सुधारना चाहते हैं और उस पर काम करने के लिए एक छोटा कदम उठाएं। चैप्टर 15 द कॉस्ट ऑफ इमोशनल इलिटरेसी, भावनाओं को न समझने की भारी कीमत। कोर भावनात्मक समझ, इमोशनल स्किल्स की कमी समाज में भी हिंसा, नशे की लत और रिश्तों के टूटने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा करती है। भावनात्मक अशिक्षा, इमोशनल इलिटरेसी, एक खामोश और बहुत बड़ी आपदा है। डीप गोलमैन ऐसे आंकड़े साझा करते हैं जो ये दिखाते हैं कि भावनाओं को न संभाल पाने, सहानुभूति की कमी और आत्मनियंत्रण के अभाव जैसी कमियां युवाओं में हिंसा, नशीली दवाओं के सेवन और रिश्तों की असफलता का बहुत बड़ा कारण बनती है। ये कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की समस्या है। एक ऐसा समाज जहां भावनात्मक शिक्षा नहीं है, वहां युवाओं में हिंसा और झगड़े बढ़ जाते हैं। जब वहां भावनात्मक साक्षरता, इमोशनल लिटरेसी के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं तो हालात में बहुत सुधार देखने को मिलता है। एक स्कूल जहां सिर्फ पढ़ाई, एकेडमिक्स पर ध्यान दिया जाता है, वहां छात्रों के व्यवहार से जुड़ी समस्याएं बढ़ती है। दूसरा स्कूल जो भावनात्मक कौशल भी सिखाता है, वहां व्यवहार और पढ़ाई दोनों बेहतर होते हैं। भावनात्मक अशिक्षा की सामाजिक कीमत साफ तौर पर अपराध, सेहत और रिश्तों के परिणामों में देखी जा सकती है। एक्शन अपनी और अपने आसपास के लोगों, खासकर बच्चों की भावनात्मक शिक्षा को प्राथमिकता दे। आज ही किसी इंसान, विशेषकर किसी बच्चे को कोई भावनात्मक हुनर सिखाएं या उस पर चर्चा करें। चैप्टर 16 स्कूलिंग द इमोशंस, स्कूलों में भावनाओं की पढ़ाई। कोर इमोशनल इंटेलिजेंस स्कूलों में औपचारिक रूप से सिखाई जा सकती है और सिखाई जानी चाहिए। जैसे हम गणित और भाषा सिखाते हैं, वैसे ही भावनाओं को संभालना भी एक पढ़ाया जाने वाला विषय हो सकता है। डीप गोलमैन आखिरी अध्याय में सामाजिक और भावनात्मक सीख, सेल सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कार्यक्रमों का उदाहरण देते हैं, जिन स्कूलों में बच्चों को अपनी भावनाएं पहचानना, उन्हें संभालना और सहानुभूति जैसे गुण औपचारिक रूप से सिखाए जाते हैं। वहां के छात्र पढ़ाई और सामाजिक जीवन दोनों में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एक स्कूल जब सेल पाठ्यक्रम की शुरुआत करता है तो छात्रों का परीक्षा में प्रदर्शन, उनका व्यवहार और उनके आपसी रिश्ते सब कुछ बेहतर हो जाता है, सिर्फ भावनात्मक हुनर सिखाने की वजह से। एक पारंपरिक स्कूल सिर्फ तालीम देता है, छात्रों की बदतमीजियां और समस्याएं बनी रहती है। वही सेल पर आधारित स्कूल में सर्वांगीण सुधार, होलिस्टिक इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। रिसर्च बार बार ये साबित करती है कि सेल कार्यक्रम पढ़ाई और सामाजिक दोनों मोर्चों पर परिणामों को बेहतर बनाते हैं। एक्शन, यदि आप शिक्षक या माता पिता हैं, तो भावनात्मक कौशलों को पढ़ाई लिखाई जितना ही औपचारिक रूप से सिखाएं। आज ही किसी बच्चे या खुद को कोई खास भावनात्मक हुनर, जैसे भावनाओं को नाम देना या सहानुभूति, औपचारिक रूप से सिखाएं। आउट्रो। दोस्तों, हमने देखा भावनात्मक मस्तिष्क के विज्ञान से लेकर आत्म जागरूकता, सहानुभूति, रिश्तों, सेहत, परिवार और स्कूलों तक डेनियल गोलमैन हमें ये सिखाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं है, बल्कि एक सीखने योग्य और जिंदगी बदल देने वाला कौशल है। मुख्य सीख, टेकअवे IQ आपको इंटरव्यू के कमरे तक पहुंचा सकता है, लेकिन EQ आपको असल में सफल और संतुष्टि से भरी जिंदगी दिलाती है। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को सचमुच सुधारना चाहते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अपनी भावनाओं को समझना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर है। तो आज से अपनी इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती,
वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।